चलो, जेआईजीएल का चैप्टर नंबर फर्स्ट बेटा शुरू करते हैं हम आपके साथ। इंडियन पिनल कोड 1860। एकदम आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे, कोई भी मैं टेक्निकलिटी की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा आपको इस चैप्टर में। एकदम नॉर्मल बातें करेंगे, क्योंकि याद रखिए जो 3.5-4 महीने का हमारे साथ रिलेशन रहेगा आपका, उसमें हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, वो है एनालिसिस। तो अपने को एनालिसिस बहुत करना है, लेकिन आज बात होगी सिर्फ बेसिक्स, क्योंकि ये डेमो लेक्चर है बेटा जेआईजीएल का। मैं प्रिज्यूम करके चलता हूं कि आपको सिलेबस के बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा, उसके बारे में मैं फिर से डिस्कशन नहीं कर रहा। अब ये आपके सामने जो इंडियन पिनल कोड 1860 है, मैं डायरेक्ट नोट्स से शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे कुछ नॉर्मल डिस्कस करना चाहता हूं। सभी लोग मेरे साथ कॉपी में हेडिंग डालेंगे, इंडियन पिनल कोड 1860। सीएस के बच्चों में सबसे ज्यादा थ्रेट, सबसे ज्यादा डर पता नहीं क्यों इस पेपर को लेकर, इस चैप्टर को लेकर बना रहता है। पूरे जेआईजीएल पेपर के लिए तो बना ही रहता है, उसमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर के लिए। मैंने जानबूझ के ये चैप्टर आपके साथ शुरुआत किया है। देखिए ये चैप्टर आपको क्या क्या सिखाएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंडियन पिनल कोड 1860। मैंने बोला था ना मैं सिर्फ बेसिक बातें करूंगा, तो मेरे को शुरुआत करने दो इस चैप्टर को लेकर। एक एक छोटी मोटी बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ध्यान से सुनिए। पहली बात तो समझ लीजिए कि ये इंडियन पिनल कोड 1860 जो है बेटा, इसको प्यार से कहा जाता है आईपीसी 1860। जैसे तुम लोग प्यार से बाबू कहते हो अपने बंदे को, कहते हो ना। सिमिलरली इस चैप्टर का प्यारा नाम क्या है? आईपीसी 1860। आप इसको निक नेम कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? ये इंडियन से आई लिया गया, पिनल से पी लिया गया, और बेटा कोड से सी लिया गया। और क्योंकि 1860 में बना था तो इसका पूरा नाम दे दिया गया बेटा आईपीसी 1860। ये मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर किया कि आप इंडियन पिनल कोड 1860 बोलिए या आप आईपीसी 1860 बोलिए, दोनों सेम है। लॉक करें। अब मेरी बात सुनिए। इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा भारतीय दंड संहिता 1860। क्या कहा जाता है? और इसको उर्दू में कहा जाता है ताज हिराते हिंद। क्या कहा जाता है? हालांकि ये हिंदी और उर्दू की लैंग्वेज आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगी, लेकिन याद रखिएगा इसी को कहा जाता है एक्सपर्ट एनालिसिस। जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उसके कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको आइडिया लग जाता है, तो चैप्टर पढ़ने का मन करना शुरू कर देता है आपका। यस और नो? तो इंडियन पिनल कोड 1860 या आईपीसी 1860 या भारतीय दंड संहिता 1860 या ताज हिराते हिंद 1860, ये इसके 4 नाम है। उसके बारे में तो याद रखिए, पहली बात। दूसरी बात, देखो बेटा नाम तो सुना ही होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर की तारीफ जितनी की जाए शायद उतनी ही कम है। क्यों सर, आप ये बात क्यों बोल रहे हो? उसके पीछे का कारण है। देखो बेटा, पहली बात तो जहां तक आपके एग्जाम का सवाल है, आपके एग्जाम में मिनिमम इस चैप्टर से 5 नंबर और मैक्सिमम इस चैप्टर से 10 नंबर का सवाल आता है। तो एग्जाम के लिए तो यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्जाम से ज्यादा यह चैप्टर आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ अपने को माहौल बनाना है। इंडियन पिनल कोड को लेकर मैं आपको ओवरऑल एकदम तैयार कर दूंगा। आप बोलोगे कि हां सर, नाउ वी आर रेडी फॉर डिस्कसिंग दिस चैप्टर बेसिकली। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं सिर्फ ओवरऑल बातें करूंगा आपसे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया आपको, लेकिन एग्जाम से ज्यादा यह चैप्टर आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी बात सुनिए। आपने सुना होगा कि मर्डर मत कर 302 में फंस जाएगा। आपने सुना होगा रेप मत कर 376 में फंस जाएगा। आपने सुना होगा चोरी मत कर, डकैती मत कर, गाली गलौज मत कर। यह सब वर्ड आपने सुना होगा। याद रखिए, हमारे देश में जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो हमारे देश में कानून अप्लाई होता है उस क्रिमिनल एक्टिविटी पे, जिसका नाम है बेटा इंडियन पिनल कोड 1860। यह मैंने सिर्फ ओवरऑल एनालिसिस आपको दिया है, सिर्फ ओवरऑल। मैं रिपीट करता हूं अपनी स्टेटमेंट को एक बार और। हमारे देश में जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो हमारे देश में कानून अप्लाई होता है जिसका नाम है इंडियन पिनल कोड 1860। याद रखिएगा इस बात को। क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो आईपीसी अप्लाई होगा,
अगर वो सिविल एक्टिविटी हुई तो आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। सर क्या फर्क होता है क्रिमिनल एक्टिविटी और सिविल एक्टिविटी में? इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ की जो क्लास मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है उसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या फर्क होता है। लेकिन एक बात याद रखिए यहां पे कि आईपीसी 1860 इज अ क्रिमिनल लॉ नॉट अ सिविल लॉ, इस बात को याद रखना। हालांकि इस चैप्टर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन जब इस चैप्टर का मैंने नाम लिखा है तो मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर लूं तो शायद बेहतर है। कुछ चीजें मुझे डिस्कस करने दो, इस चैप्टर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सुनिए, सभी लोग मेरे साथ लिखिए बेटा इंट्रोडक्शन। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने को इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लें। इंट्रोडक्शन डिस्कस करने से आपको बेटा पूरे के पूरे एक्ट का ओवरऑल आइडिया लगना शुरू हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात मैं आपको बोल रहा हूं, क्या सर? लिखिएगा, आईपीसी 1860 is a criminal code of India. IPC 1860 is a criminal code of India which is applicable on all the criminal matters. IPC 1860 is a criminal code of India which is applicable on all the criminal matters. वैसे तो क्रिमिनल मैटर क्या होता है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा बेटा आपसे, लेकिन जब बात आई है तो हल्का फुल्का मैं आइडिया दे ही दूं कि क्रिमिनल मैटर्स आखिर होता क्या है। तो देखो बेटा, आपने नाम सुना होगा रेप, आपने नाम सुना होगा मर्डर, आपने नाम सुना होगा थेफ्ट। ये सब हमारे देश में क्रिमिनल मैटर्स कहे जाते हैं। हालांकि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे कि क्रिमिनल और सिविल का मतलब क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैं एक डिफरेंस पॉइंट भी दूंगा जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं अभी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा हूं तो मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूं, आप मेरे साथ चलते रहिए। इंडियन पिनल कोड 1860 में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है जो हमारे देश के किसी भी क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है बेटा? क्रिमिनल मैटर पे। इसका मतलब सिविल मैटर पे ये अप्लाई नहीं होता, ये बात तो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे वर्ड बोला गया है, इट इज अ क्रिमिनल कोड बोला गया है ना। आपके मन में एक सवाल हो सकता है, सर फाउंडेशन में हम लोगों ने बहुत सारे कानून पढ़ रखे हैं, लेकिन हमने हर कानून के नाम के आगे एक्ट देखा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932। Why not it is Indian Penal Act 1860? Why it is only Indian Penal Code 1860? What is the differences between code and the act? ये आपके मन में सवाल आ रहा है ना कि सर इसके नाम के आगे एक्ट क्यों नहीं है, इसके नाम के आगे कोड क्यों है? तो एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी हम बहुत सारे एक्ट को कंबाइन करके, मैं रिपीट करता हूं, जब भी हम लोग बहुत सारे एक्ट को कंबाइन करके एक कानून बना देते हैं तो उसको कह दिया जाता है बेटा कोड। कोड इज नथिंग बेसिकली कंपोजिशन ऑफ वेरियस एक्ट। कम ऑन रिपीट करिए, क्या? कंपोजिशन ऑफ वेरियस एक्ट। और ये कोई नई चीज नहीं है। आपके सेटिंग अ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर में एक चैप्टर होगा बेटा जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसका भी नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट नहीं दिया गया, और उसके पीछे का भी यही कारण है। हमारे देश में 2016 से पहले इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को लेकर बहुत सारे कानून अप्लाई हुआ करते थे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, सारफेसी एक्ट। अरे हमारे देश में बहुत सारे कानून थे, डीआरटी, जो हमारे देश में इंसॉल्वेंसी के मैटर्स पे अप्लाई हुआ करते थे। कंफ्यूजिंग पार्ट ज्यादा था क्योंकि एक्ट बहुत ज्यादा, मुद्दा एक, दैट इज इंसॉल्वेंसी। हमारे देश के लेजिस्लेचर ने इन सारे एक्ट को कंबाइन करके इंसॉल्वेंसी को डील करने के लिए हमारे देश में एक कानून बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो याद रखिए, जब भी किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे बहुत सारा कानून होता है और आप उन सारे कानून को क्रक्स करके जब किसी एक नए लेजिस्लेशन को पास करते हो तो उसका नाम दे दिया जाता है कोड। इसका मतलब यह बात तो क्लियर होगी कि आईपीसी 1860 हमारे देश में 1860 में बना हुआ क्रिमिनल लॉ है, यस और नो? यानी 1860 से पहले हमारे देश में क्राइम को लेकर बहुत सारे लॉज,
बहुत सारे रेगुलेशंस और बहुत सारी डायरेक्शंस इशू की जाती होंगी। लेकिन हम 80-60 के पहले के हिस्ट्री पे नहीं जा रहे, क्योंकि बेटा अगर मैं हिस्ट्री पे चला गया तो फिर अपना मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। यस और नो? तो पहले बात तो इस कोड का मतलब समझ लीजिएगा। कोड मतलब कंपोजिशन ऑफ वेरियस एक्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूं इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 2 पे, इंडियन पिनल कोड 1860 का। क्या सर? लिखिए, दिस एक्ट has been passed by Imperial Council of India। ये जो इंडियन पिनल कोड 1860 आप देख रहे हो ना, इसको बेटा पास किया गया है इंपेरियल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप बोलोगे कि सर ये इंपेरियल काउंसिल ऑफ इंडिया होता क्या है? तो देखो बेटा, आपने नाम सुना है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? बोलो ना। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बेसिकली हमारे देश में आजादी के पहले इंपेरियल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। सोचिए इस बात को, हमारा देश आजाद 1947 में हुआ था ना? कम ऑन, यस नो? तो हमारा देश जब 1947 में हुआ तो हमारा देश का संविधान इनफोर्स भी 1950 में हुआ था। यस नो? तो जब हमारे देश का संविधान बना होगा तभी तो हमारे देश की पार्लियामेंट भी बनी होगी ना। और हमारे देश में एक बार जब पार्लियामेंट बन गई तो हमारे देश के सारे कानून को पास करने वाला कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी बताया था। तो सोचिए, जो हमारे देश में कानून देश की आजादी के पहले बन गए हैं, उस कानून को किसने बनाया होगा? अंग्रेजों के पार्लियामेंट ने। तो अंग्रेजों के पार्लियामेंट को कहा जाता था इंपेरियल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो आपने फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखा था ना, ये भी बेटा इंपेरियल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है। अंग्रेजों का पार्लियामेंट इंपेरियल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसका नाम बदल के हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कर दिया, और जब हमारा संविधान पास होकर अप्लाई हो गया तो उसी का नाम बदल के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये इंडियन पिनल कोड 1860 है। 1860 है, इसका मतलब इंपेरियल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है। लॉक करें? यस नो? लेकिन यहां पे एक और बात लिखनी है। क्या सर? कंटिन्यू करेगा सेकेंड पॉइंट को। दिस एक्ट इज पास्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ये जो इंडियन पिनल कोड 1860 है बेटा, इसको हमारे देश में पास किया गया था। उस समय हमारे लॉ कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड थॉमस मैकॉले। ये कहां के होंगे बेटा? कहां के होंगे ये? नालायको, इंग्लैंड के थे ये। तो मैं आपको दो नॉलेज अभी अभी दे देना चाहता हूं सिर्फ इस स्टेटमेंट से। कोई आपसे पूछे कि इंडियन पिनल कोड 1860 हमारे देश में किसने बनाया था, तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाया था। और ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी उसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड थॉमस मैकॉले। अगर आप कुछ हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हो तो आपने ये नाम सुना होगा, क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस बंदे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये बंदा नहीं बेटा, इसको मैं बालक बोलता हूं, वो ये है। इन्होंने ही हमारे देश को ये क्रिमिनल कोड दिया था, इंडियन पिनल कोड 1860। इन्हीं के चेयरमैनशिप में बनाई गई थी ये कानून हमारे देश में, इंडियन पिनल कोड 1860। एनीवे, इस इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 2 के बाद आप मेरे साथ डिस्कस करिएगा इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 3। याद रखिए, मैं भी इंडियन पिनल कोड को तो ऑफिशियली शुरू भी नहीं कर रहा अभी, तो बेटा मैं सिर्फ आपसे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इंट्रोडक्शन। मतलब मैं आपको इंडियन पिनल कोड पढ़ने के लिए तैयार कर रहा हूं। ये सब वो बातें हैं जो बातें जाननी आपको जरूरी है। तीसरा पॉइंट आप मेरे साथ लिखिएगा कि देखो बेटा, जब भी तुम किसी से पूछते हो ना कि हमारे देश में इंडियन पिनल कोड कब आया था, तो वो तुरंत बोल देता है कि 1 जनवरी 1862। 1862 1 जनवरी को हमारे देश में इंडियन पिनल कोड अप्लाई होता था। कोई भी आपसे यही बोलेगा, लेकिन ये गलत है। याद रखिए, कभी भी किसी कानून की एप्लीकेबिलिटी को 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। पहली बात कि यह कानून हमारे देश में बनके तैयार कब हुआ था, यानी इनैक्टमेंट डेट। और दूसरा, यह कानून पब्लिक पे एप्लीकेबल कब से शुरू हुआ, यानी कमेंसमेंट डेट। और बहुत कम लोगों को पता है बेटा कि इंडियन पिनल कोड 1860
हमारे देश में बन के तैयार हो गया था 6 अक्टूबर 1860 को। कब बेटा? 6 अक्टूबर 1860। लेकिन बेटा ये पब्लिक पे एप्लीकेबल होना शुरू हुआ 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862। ये आपको तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखनी होगी। डन। इस इंडियन पिनल कोड को मैं शुरू करूं उसके पहले एक बात आपको और भी ध्यान रखना होगा। यह सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो जानना बहुत जरूरी है कि बेटा इस इंडियन पिनल कोड 1860 को, कम ऑन, क्या इंडियन पिनल कोड 1860 को टोटल 23 चैप्टर और 511 सेक्शन में बांटा गया है। इंडियन पिनल कोड 1860 को नालायकों 23 चैप्टर और 511 सेक्शन में बांटा गया है। इसमें टोटल 511 सेक्शन है और ये 23 चैप्टर एंड 511 सेक्शंस, ये मैं नहीं बोल रहा, ये डायरेक्ट मैं आपको बेरेक्ट दिखा रहा हूं। क्या है बेटा? ये आपको दिख रहा है ना इंडियन पिनल कोड 1860? बोल लो। आप इसके लास्ट में जाओ। जब आप इसके लास्ट में जाओगे तो आपको यहां पे देखो क्या दिखेगा। सेक्शन कौन सा है? 511। कौन सा सेक्शन है? फिर से बोलो। तो टोटल कितने सेक्शन इसमें? और देखना चैप्टर क्या लिखा है। क्या लिखा है बेटा? 23 लिखा है ना? यस नो? इतना लंबा इंडियन पिनल कोड है ये। और याद रखिए हर एक सेक्शन अपने आप में क्राइम है। कम ऑन, रिपीट करो। हर एक सेक्शन अपने आप में, ये सिविल ऑफेंस नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जिस भी सेक्शन में आप फंस गए ना, याद रखिए सब ऑफेंस है। और वो कौन सा ऑफेंस? क्रिमिनल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस बेटा? मैं भी आपको बताऊंगा क्रिमिनल ऑफेंस होने से क्या हो जाएगा, चिंता मत करिए। क्या लगता है आपके सिलेबस में ये पूरे 511 सेक्शंस होंगे? यस नो? पूरे 511 सेक्शन होंगे? इस बात को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। हमारे देश में वकीलों को भी पूरा सेक्शन नहीं पढ़ाया जाता। आई एम अ क्वालिफाइड LLB। हमें फर्स्ट सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में IPC पढ़ाया गया था और फर्स्ट सेमेस्टर में केवल जनरल एक्सेप्शंस जो आपके सिलेबस में है और नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम्स जिसको एसेंशियल एलिमेंट स्टेज वगैरह कहते हैं, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी वगैरह, मतलब कुल मिला जुला के मैं बात करूं तो 100-125 सेक्शन बस वकील को पढ़ाया जाता है। तो वकीलों को जब 100-125 सेक्शन पढ़ाया जाता है तो क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में फुल होंगे? आंसर इज नो। और होना भी नहीं चाहिए बेटा। अगर ये पूरी IPC दे दो तो पूरे 400 नंबर का एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 केवल IPC से ही पूछना होगा। यस और नो? तो ये पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें हम लोग डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखिए अगर ये 4 बातें आपको पता चल गई हैं तो बेटा आप इंडियन पिनल कोड 1860 मेरे साथ शुरू कर सकते हो, मेरे साथ समझ सकते हो। लेकिन इस इंडियन पिनल कोड 1860 को समझने के लिए मैं आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूं इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी। आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी आप क्यों डिस्कस कर रहे हो मेरे साथ? आई रिपीट माई वर्ड, मैं इंडियन पिनल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो ना और उस चैप्टर की अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी आपको पता चले तो उस चैप्टर को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सेमिनार होता है और जो स्पीकर होता है उस स्पीकर के बारे में पहले बताया जाता है, फिर आपको उस सेमिनार को लेकर अंदर से क्यूरियोसिटी बढ़ती है, फिर आप उस सेमिनार को सुनते हो और फिर बीच में ही उठ के चले जाते हो। यस और नो? यही करते हो ना? मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपका इस इंडियन पिनल कोड 1860 को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट हो। और मेरे साथ सिर्फ यस नो बोलते जाना, क्योंकि यह लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सुनने की जरूरत है। क्योंकि बेटा इंडियन पिनल कोड 1860 बहुत ज्यादा लाइमलाइट का चैप्टर है, बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा। लेकिन यह सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसमें पास हुई थी 11 दिसंबर 2013 को। याद रखिए 11 दिसंबर 2013 को इंडियन पिनल कोड 1860 में एक सेक्शन हुआ करता था बेटा, सेक्शन नंबर 377। क्या? 377। इस 377 का वैसे तो नाम अननेचुरल सेक्स था,
लेकिन मैं इसको आपके सिलेबस में रहते हुए समझाने की कोशिश करता हूं। यह सेक्शन 377 पहले बेटा क्रिमिनल ऑफेंस था और हमारे देश में 10 साल की सजा होती थी। कितने साल की? 10 साल की सजा होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2013 को 377 को बेटा अबॉलिश कर दिया और इसको लीगल बना दी। और उसका इफेक्ट आज आप देखते हो कि हमारे देश में एलजीबीटी राइट्स, आपने सुना है इस राइट्स के बारे में? कम ऑन, यस नो? एलजीबीटी राइट्स। हमारे देश में पहले गर्ल्स के साथ शादी नहीं कर सकती थी, क्रिमिनल ऑफेंस था ये। बॉयज के साथ नहीं कर सकता था, लेकिन आज हमारे देश में ये सारा काम हो सकता है। दिस इज एलजीबीटी राइट्स और ये राइट्स प्रोटेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे आपने एलजीबीटी का नाम सुना होगा ना, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, इन लोगों के राइट्स को हमने प्रोटेक्ट किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, जिसके कारण कभी आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब फाइल करते होंगे तो जो फॉर्म फिल आप करते थे उसमें आता था मेल और फीमेल। इस जजमेंट के बाद देखना उसमें एक तीसरा ऑप्शन आएगा, अदर्स। क्या आएगा बेटा? इस जजमेंट के बाद ही ऐड किया गया है उसको, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी थी इस पूरे के पूरे चैप्टर की। मैंने आपसे पिछले इंट्रोडक्शन जो अपलोड किए थे यूट्यूब पे, उसमें मैंने आपसे एक अडल्ट्री के बारे में बात किया था। मैं यहां पे डिटेल में बात नहीं करूंगा। जब अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जब अलाउ किया गया था, तो उस समय भी बहुत बवाल मचा था इंडियन पिनल कोड 1860 को लेकर। उस समय भी कहने वालों ने कहा था कि इस कानून को खत्म करिए, नया कानून लाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के समय का, अंग्रेजों के टाइम का कानून है ये, हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, अंग्रेज चलेंगे, इस कानून को भी चला जाना चाहिए। ऐसे करके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन स्टिल इंडियन पिनल कोड हमारे देश में एप्लीकेबल है। आप बोलोगे सर कहां जा रहे हो पुराने केस में? कोई बात नहीं। तीसरा, राजकुंद्रा केस, आपने ये नाम तो सुना ही होगा ना, राजकुंद्रा केस। राजकुंद्रा केस को डिस्कस करने के लिए बेटा हमारे देश में 2-3 तरीके के लोग हैं। एक तो जो नॉर्मल बात करते हैं, कहते हैं कि अरे यार शिल्पा शेट्टी थी फिर भी ये काम करने की जरूरत क्यों हो गई? वैसे दिस इज अ मैटर ऑफ जोक, आप इसे सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। कुछ लोग हैं बेटा जो नॉर्मल बात करते हैं कि यार राजकुंद्रा ने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी, अच्छा खासा बिजनेसमैन हो तो। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये राजकुंद्रा का जो केस है, आखिर इस पे लीगल प्रोविजन क्या है, लॉस क्या है सर इस पे। तो याद रखिएगा, ये राजकुंद्रा की गिरफ्तारी जो हुई है वो इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत ही हुई है। क्या था राजकुंद्रा का केस? पोर्नोग्राफिकल कंटेंट का ना, मॉडल को बुला के पोर्न शूट करके उसको वेबसाइट पे अपलोड किया जाता था, लोकेशन चेंज करके। यही सीन है ना, याद रखिएगा, वो इंडियन पिनल कोड का मामला है। वैसे तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम लोग आईपीसी पढ़ने जा रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी जानना चाहिए। यही एक्सपर्ट एनालिसिस होता है बेटा, और कुछ नहीं होता। तो याद रखिए, राजकुंद्रा का केस जो है ना, वो इंडियन पिनल कोड में बहुत जगह फॉल करेगा, बहुत जगह। मैं कितना एग्जांपल दूं आपको? इंडियन पिनल कोड 1860 का अगर आप देखते हो, सेक्शन नंबर 292, 293 एंड 294, याद रखिएगा ये बात करता है पोर्नोग्राफिकल कंटेंट को लेकर, पनिशेबल ऑफेंस बनाता है ये। याद रखिए, इंडियन पिनल कोड में जिस मॉडल को बुला के वो पोर्नोग्राफिकल कंटेंट शूट किया गया था, अगर किसी ने कंसेंट अपनी नहीं दी थी, याद रखिएगा 376 लग जाएगा। राजकुंद्रा को रेप का भी धारा अपने आप में कंसीडर करना होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसको ऑनलाइन साइट पे अपलोड किया गया था ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन नंबर 67 कैपिटल ए, ये भी राजकुंद्रा पे लगेगा, क्योंकि आपने कंटेंट शूट करके ऑनलाइन पब्लिश कर दी थी। इंडियन पिनल कोड का एक और सेक्शन है बेटा, जिसका नाम है सेक्शन 509। किसी लेडीज का, किसी महिला का निजता का हनन। हो सकता है किसी लेडीज ने अपना कंसेंट दी हो शूट करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कंसेंट ना दिया हो कि आप इसे अपलोड कर दीजिएगा, बट फिर भी आपने अपलोड कर दी। 509 निजता का हनन है ये आईपीसी का मामला है साहब। सर क्या कहना चाहते हो? एक ही बात कहना चाहता हूं, ये आईपीसी 1860 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि इसकी तारीफ जितनी की जाए उतना ही कम। आप इसके बारे में हर दिन न्यूज़पेपर, टेलीविजन या अपने आस पड़ोस के किस्से सुनते रहते हो। आईपीसी में ये धारा लग गया, उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, इस बंदे को जेल से कोर्ट में भेज दिया गया, कोर्ट से थाने में भेज दिया गया, थाने से जेल में भेज दिया गया। ये मैं बताऊंगा आपको, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, ये सब आपको सीखना है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसका नाम क्या है बोलो? इंडियन पिनल कोड 1860।
मैं इस चैप्टर को एक बार नोट से मैच करा दूं। सुनिए मेरी बात ध्यान से। वो सारी बातें जानने के बाद, ये जो मैंने 4 बातें आपको बताई, इसके अलावा ये नोट्स का इंट्रोडक्शन है। ये तो है ही है, इसके अलावा क्या सर? ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है इंडियन पिनल कोड 1860 इज अ सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्राइम। कम ऑन, क्या कहा गया है? इंडियन पिनल कोड 1860 इज अ सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्राइम। इट डिफाइंस एक्ट विच आर ऑफेंस एंड लेट डाउन पनिशमेंट फॉर द सेम। अब यहां पे 2 वर्ड आया, सब्सटेंटिव लॉ। क्या? अब इस बात को ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि बेटा अगर मैं सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस समझाने लगूंगा तो ये लेक्चर किसी और दिन किसी और तरफ चला जाएगा। मैं किसी और दिन डिटेल में समझा दूंगा सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ में क्या फर्क होता है। मैं जब आपके साथ डिस्कस करूंगा ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, वहां पे डिटेल में बात करूंगा। यहां पे हल्का फुल्का समझ लीजिए। हमारे देश के कानून को बेटा ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कितने? एक सब्सटेंटिव लॉ, एक प्रोसीजरल लॉ। कोई भी ऐसा कानून जो राइट्स एंड ड्यूटीज डिक्लेयर करता हो। कम ऑन, क्या? राइट्स एंड ड्यूटीज। आप ये काम करिए, ये काम मत करिए। कम ऑन, रिपीट करो, ये काम करिए, ये काम। अगर कोई भी कानून हमारे देश का जो राइट्स एंड ड्यूटीज डिक्लेयर करता है, इसे सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करो, वैसे करो, मत करो, करोगे तो ब्रीच होगा, ब्रीच होगा तो रेमेडीज होगी। क्या था ये? सब्सटेंटिव लॉ था। क्या था बेटा ये? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सब्सटेंटिव था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सब्सटेंटिव था। दूसरा लॉ होता है बेटा प्रोसीजरल लॉ। क्या? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच मत करो, सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन अगर ब्रीच करोगे तो मामला कोर्ट में कैसे जाएगा? प्रोसीजरल लॉ है। यानी प्रोसीजरल लॉ इज अ लॉ which basically gives a procedure by which matter can be referred in court of law। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, ये बात मैं पहले ही बता दूं। हमारे देश में जब सब्सटेंटिव लॉ में डिफॉल्ट होता है ना, तो वहीं पे प्रोसीजरल लॉ पिक्चर में आ जाता है। तो याद रखिएगा, हमारे देश में जितनी भी सिविल लॉ में डिफेक्ट्स होती हैं, जितने भी सिविल लॉ में कॉन्ट्रावेंशंस होती हैं, उसके मामले कोर्ट में लेके जाया जाता है सीपीसी 1908 के तहत। किसके तहत? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये भी प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन सिविल मामले को लेकर। किसको लेकर? यानी हमारे देश में सिविल ऑफेंस कैसे कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, उसके लिए सीपीसी 1908 है। लेकिन हमारे देश में क्रिमिनल मामला कैसे कोर्ट में जाएगा, उसके लिए बेटा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, सीआरपीसी है। क्या है? तो क्या आईपीसी किसी मामले को कोर्ट में लेकर जाने की बात करता है? ना। यह क्या बात करता है? यह कहता है कि हमारे देश में किन चीजों को ऑफेंस कहा गया है, आप ये ऑफेंस मत करिए, और अगर करोगे ना तो याद रखना पनिशमेंट भी लिए जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। इसका मतलब इंडियन पिनल कोड हमारे देश का एक सब्सटेंटिव लॉ है जो हमारे देश में ऑफेंस को डिफाइन करता है और उसके साथ साथ उसको पनिश भी करता है। इसको मैं यूं बोलूं तो इंडियन पिनल कोड हमारे को दर्द और दवा दोनों देता है। यस और नो? रिपीट करिए, दर्द और ऑफेंस है क्या, यह भी बताना आईपीसी का काम है, और उसकी पनिशमेंट क्या है यह भी बताना आईपीसी का काम है। लेकिन वो मैटर कोर्ट में कैसे जाएगा यह बताना आईपीसी का काम नहीं, यह बताना प्रोसीजरल लॉ है। यह बताना क्या है बेटा? दैट इज सीआरपीसी 1973। लॉक करें 100%। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे आपको एक बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर बार बार वर्ड बोला जा रहा है क्राइम। आपने शुरू में भी हमसे एक बात बोला था कि आईपीसी क्राइम पे एप्लीकेबल होता है, सिविल लॉ पे एप्लीकेबल। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्राइम और सिविल लॉ में फर्क क्या होता है। अगर आप हमें यह बात बता दो तो शायद बेहतर हो। तो बेटा फिर देरी किस बात की? आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं 5 नंबर के कि डिफरेंसेस बिटवीन, अ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राइम एंड सिविल ऑफेंस। रिपीट करो, क्या? क्राइम एंड। तो बेटा मेरे साथ आप लोग शुरू करिए। सुनो, एक तरफ आप लोग लिखो क्राइम और दूसरे तरफ आप लोग लिखो सिविल ऑफेंस। एक तरफ लिखो बेटा क्राइम और दूसरे तरफ लिखो सिविल ऑफेंस। अब इसमें मैं आपसे डिफरेंस की बात कर रहा हूं। यहां पे हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे। 5 नंबर का आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता है बेटा, याद रखिए इस बात को। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन क्राइम एंड द सिविल ऑफेंस। सुनिए, सबसे पहले मैं ये डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहा हूं उसका मतलब समझ लो। देखो बेटा, मैं ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट कर रहा हूं
कि अगर कोई एक्ट आपका क्राइम हुआ तो आईपीसी लगेगा, और अगर कोई चीज क्राइम नहीं है तो फिर आईपीसी 1860 नहीं लगेगा। तो इस डिफरेंस कराने के पीछे का लॉजिक है कि आईपीसी लगे या आईपीसी ना लगे। अगर मैंने क्रिमिनल एक्ट किया है यानी मैंने क्राइम किया है तो आईपीसी लगेगा, और अगर मैंने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है तो फिर आईपीसी नहीं लगेगा। कम ऑन, यस और नो? 100%। तो ऑब्जेक्ट क्लियर है ना, पर्पस क्लियर है कि ये डिफरेंस क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, यस और नो? आइए साहब एक एक करके डिफरेंस को लिखिए और उसको मैं एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। लिखो, क्राइम जो होता है बेटा वो पनिशेबल बाय लॉ तो होता है, बट याद रखिए ये सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। क्राइम वो होता है बेटा जो किसी सोसाइटी के खिलाफ होता है, पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ होता है। यह किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं होता, इसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी एट लार्ज को आता है। यानी क्राइम बेसिकली पनिशेबल बाय लॉ होता है, लेकिन यह अगेंस्ट सोसाइटी होता है। लेकिन जहां तक सवाल सिविल ऑफेंस का है तो नो डाउट यह भी पनिशेबल बाय लॉ है, बट विच इज अगेंस्ट इंडिविजुअल। ये किसी इंडिविजुअल, कम ऑन, क्या बेटा, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के खिलाफ होता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा बेटा, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। सुनिए प्लीज, मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊं उसके पहले समझो। देखो बेटा, जब भी तुम कोई ऐसा एक्ट करो जो पनिशेबल बाय लॉ है और उसका इंपैक्ट सोसाइटी एट लार्ज को जाता है, किसका? आप समझ जाइएगा, मैंने क्रिमिनल एक्ट किया है। लेकिन आप जब भी कोई ऐसा काम करते हो जिसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी एट लार्ज को नहीं जाता, केवल इंडिविजुअल को जाएगा या सर्टेन ग्रुप को जाएगा, आप समझ जाना मैंने सिविल ऑफेंस किया है। क्या किया है? मैं इसको एग्जांपल के तौर पे प्रूव करता हूं। राम और श्याम ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दी। मेरा सवाल है आपसे, राम और श्याम के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हुआ तो इसका इंपैक्ट मोहन पे जाएगा क्या? इसका इंपैक्ट मेरे पे आएगा क्या? ना। इसका इंपैक्ट आप लोगों पे आएगा क्या? नहीं। यह सिविल ऑफेंस है, पनिशेबल बाय लॉ है, लेकिन याद रखिए यह अगेंस्ट इंडिविजुअल है, अगेंस्ट ग्रुप है। ग्रुप वर्ड क्यों बोल रहा हूं? जैसे आपके इस विद्यास्थल इंस्टीट्यूट में कोई हम लोगों ने सिविल ऑफेंस की, तो क्या इसका इंपैक्ट हमारे बगल के इंस्टीट्यूट पे आएगा क्या? नहीं। तो यहां पे विद्यास्थल में कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, हम लोग ग्रुप हैं, बट ग्रुप होने के बावजूद भी ऑफेंस सिविल हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर इंपैक्ट सोसाइटी एट लार्ज को नहीं जा रहा तो सिविल है, सोसाइटी एट लार्ज को इंपैक्ट चला गया, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं कैसे बता रहा हूं, हालांकि फिलहाल अभी एग्जांपल सुनिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल ऑफेंस। प्रॉपर्टी मैटर, मिस्टर राम की प्रॉपर्टी मिस्टर श्याम ने ले लिया, क्या मोहन को कोई इसका इंपैक्ट आने वाला है? ना। मेरी बीवी मैंने तलाक दे दी, उसका इंपैक्ट तुम्हारे ऊपर आएगा? नहीं। यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ये सारे सिविल मामले हैं। क्या है बेटा? लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई भी एक्ट पूरी सोसाइटी एट लार्ज के खिलाफ हो तो ये क्रिमिनल लॉ है, ये क्राइम है, ये क्राइम सोसाइटी एट लार्ज के खिलाफ की जाती है। फॉर एग्जांपल रेप, मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, एब्डक्शन, इंडियन पिनल कोड के पूरे 511 सेक्शन, याद रखना ये क्राइम है, ये सोसाइटी के खिलाफ होती है। जब तुम कोई क्रिमिनल एक्ट करते हो तो उसका विक्टिम एक होता है, लेकिन इफेक्टेड पार्टी पूरी सोसाइटी हो जाती है। एग्जांपल निर्भया मर्डर केस, यानी निर्भया रेप केस कहता हूं मैं बेसिकली इसको। मर्डर मेरे को इसलिए बोलना पड़ता है कि बेटा मैं उसको मर्डर मानता हूं, वो मर्डर था, वो रेप नहीं थी। एनीवे, इसके बारे में कभी और बाद में बात कर लेंगे। ये जो केस है निर्भया का, इसमें विक्टिम तो केवल निर्भया थी ना, लेकिन इफेक्ट पूरी सोसाइटी को पड़ गया, तभी तो पूरी दुनिया, पूरे रोड, पूरी भारत सड़क पे आ गई थी। यस और नो? हाँ या ना? तो ये बात याद रखिएगा, क्राइम पूरी सोसाइटी के खिलाफ होती है, सिविल ऑफेंस केवल इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। दूसरा डिफरेंस। अच्छा, क्राइम और सिविल ऑफेंस में ज्यादा सीरियस नेचर का कौन सा है? क्या बेटा? ऑब्वियसली क्राइम। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा मोर सीरियस इन नेचर, मोर सीरियस इन नेचर। लेकिन यहां पे लिखिएगा जो सिविल रॉन्ग होता है
वो होता है बेटा लेस सीरियस इन नेचर। क्या होता है? लेस सीरियस इन नेचर। ये बात तो आपको समझ आ ही क्या होगा, जब वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ है तो ज्यादा सीरियस होगा ही, ये इंडिविजुअल के खिलाफ है तो कम सीरियस होगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। मैं तीसरा डिफरेंस आपको बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट पे अडिग रहना। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? क्राइम है तो आईपीसी लगेगा, क्राइम नहीं है तो आईपीसी, और उसके बीच का मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको कि क्या है क्राइम, क्या है सिविल। तीसरा लिखिएगा कि देखो बेटा, जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट आप करते हो ना, तो वहां पे आपके खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है वो लिया जाता है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? एक्शन टेकन बाय स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पे सरकार बोल रहा हूं मैं। लेकिन जब भी तुम कोई सिविल ऑफेंस करते हो तो बेटा यहां पे जो एक्शन लिया जाता है वो लिया जाता है उसी इंडिविजुअल के खिलाफ, मतलब उसी इंडिविजुअल के द्वारा जिस इंडिविजुअल के खिलाफ आपने कांड किया था। जैसे मिस्टर राम ने श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की तो श्याम मुकदमा करेगा। मोहन को अपनी वाइफ से तलाक चाहिए तो मोहन डाइवोर्स पिटीशन डालेगा। लेकिन याद रखिए, अगर कोई क्राइम होती है तो वहां पे विक्टिम की तरफ से स्टेट केस लड़ता है, सरकार केस लड़ती है विक्टिम की तरफ से, वहां पे विक्टिम नहीं लड़ रही होती। जैसे निर्भया केस के आप उठा के देखिएगा जजमेंट को, वहां लिखा जाता है श्री राम सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट। वहां पे ये नहीं है वर्सेस निर्भया, वहां पे ये नहीं है वर्सेस निर्भया के मां का जो नाम था ना, वर्सेस स्टेट। निर्भया को रिप्रेजेंट करने वाली स्टेट है, यानी हमारी देश की सरकार है, और बाकी हरामियों को रिप्रेजेंट करने वाले वो लोग खुद हैं, श्री राम सिंह एंड अदर्स। अदर्स बिकॉज रेप करने वाले 4-5 लोग थे, यानी 3 लोग और थे इनके साथ। ये तीसरा डिफरेंस होता है क्राइम और सिविल में। एक और डिफरेंस होता है बेटा, लिखो यहां पे, कि जब तुम कोई क्राइम करते हो तो रॉन्ग डूअर पनिश किया जाता है। और जब मैं बोल रहा हूं ना पनिश्ड, तो पनिश्ड का मतलब मैं यहां पे बोलना चाहता हूं जेल भेजा जाता है आपको, मतलब जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर तुम कोई सिविल ऑफेंस करते हो तो यहां पे जो रॉन्ग डूअर होता है वो केवल बेटा कंपनसेशन पे करता है। कम ऑन रिपीट करिए, क्या पे करता है? कंपनसेशन। यानी याद रखना नालायकों, कभी भी सिविल मामले में जेल नहीं होती है, इस बात को याद रखना। कभी भी सिविल मामले में जेल नहीं होती। इफेक्टेड पार्टी केवल कंपनसेशन मांग सकती है सामने वाले पार्टी से, रॉन्ग डूअर से, लेकिन रॉन्ग डूअर को जेल नहीं भेजा जा सकता सिविल मामले में। लेकिन क्राइम में रॉन्ग डूअर को जेल भेजा जा सकता है। यह नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों में, क्राइम और सिविल लॉ में। तो फिर एक बात और समझिए। क्या सर? याद रखना बेटा, क्राइम में FIR कैन बी फाइल्ड। आपने नाम सुना है ना FIR, पुलिस FIR, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। यह आपके सिलेबस में बेटा, जब मैं आऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैंने बोला था ना आधा वकील बना के भेजूंगा मैं, निश्चिंत रहना। लेकिन सिविल मामले में बेटा FIR कैन नॉट बी फाइल्ड, इस बात को याद रखिए, बहुत लोग कहने में डरते हैं। FIR फाइल हो ही नहीं सकती। कभी ट्राई करिएगा सिविल मामले में FIR फाइल करने को लेकर, हो ही नहीं सकता। अब मेरी बात समझिए, यहां पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब भी तुम कोई सिविल ऑफेंस करते हो और पुलिस जा रही होती है, तो देखना वहां पे पुलिस अपनी जिप्सी को रोक देगी और आके तुम्हें धमकाने की कोशिश करेगी। गाड़ी में बैठ, जिप्सी में बैठ, बोलो यस और नो। ये काम पुलिस करती है ना, इस बात को याद रखिएगा आज के बाद। अगर तुम कोई क्रिमिनल एक्ट करते हो तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस FIR हो सकता है, और जरूरी नहीं कि वो पुलिस FIR केवल विक्टिम ही करेगा। पुलिस सियो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए भी FIR आपके ऊपर फाइल कर सकती है। लेकिन अगर आप कोई सिविल ऑफेंस कर रहे हो, आपका कोई सिविल डिस्प्यूट है, जैसे लैंडलॉर्ड और रेंटर के बीच का किराए को लेकर हल्का फुल्का सिविल डिस्प्यूट है, देखिएगा वहां भी पुलिस आके अपनी दादागिरी दिखाने लगती है। हालांकि हर पुलिस की बात नहीं कर रहा मैं, पुलिस वाले हमारे ऑनरेबल हैं, रेस्पेक्टेड है, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल हुआ है।
और वहां पे आके आपको धमकाने की कोशिश की जाती है। एक बात याद रखिएगा आज के बाद, अगर आपके बीच कोई सिविल डिस्प्यूट है और अगर वहां पे हमारे पुलिस ऑफिसर आ गए तो तुम उनसे पूछना कि भाई सुन, तू क्या करने आया यहां पे, तेरा क्या रोल है, कुछ भी, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेरा क्या, तू काहे के लिए आया भाई, कल्टी, क्या कल्टी, किसको बोलना है ये, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बोलना है ये बात, क्योंकि लॉ इज लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अवेलेबल नॉट ओनली टू द पुलिस ऑफिसर बट ओनली एंड ऑल्सो टू सिटीजन एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। एफआईआर फाइल नहीं होता बेटा सिविल मामले में, ये नेक्स्ट डिफरेंस पॉइंट है। एक और डिफरेंस पॉइंट आप बना सकते हो, क्या सर, जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है ना तो कॉम्प्रोमाइज बेटा जनरली पॉसिबल नहीं होता। हालांकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता, यह बात मैं नहीं कह रहा, कॉम्प्रोमाइज इज जनरली नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशन। कुछ सिचुएशन को छोड़ दिया जाए जो तुम्हारा सिलेबस मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं बताऊं, नहीं तो बेटा बता देता। याद रखिए क्रिमिनल केस भी दो तरीके की होती है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल केस बेटा कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता, लेकिन कंपाउंडेबल केस को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कोर्ट के परमिशन से। लेकिन ये सब चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, मैं केवल क्या बोलना चाहता हूं याद रखिए। क्रिमिनल कंडक्ट अगर कुछ हो जाए ना, क्रिमिनल केस अगर हो जाए तो बेटा वो जनरली कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं होता। पार्टी आउटसाइड कोर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, जनरली कुछ केस में अलाउड है, लेकिन सिविल लॉ में कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज पॉसिबल। इस बात को याद रखना, कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज पॉसिबल, कोई कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक और डिफरेंस मैं बना सकता हूं यहां पे। मेंस रिया रिक्वायर्ड, और यहां पे लिखना मेंस रिया नॉट रिक्वायर्ड। और नालायको हिंदी में लिख लेना ब्रैकेट में, आगे डिटेल में पढ़ना है। ये जो वर्ड है ना मेंस रिया, आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना, बोलो। ये इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने भी आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया। आने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा मेंस रिया क्या होता है। मेंस रिया का मतलब होता है बेटा गिल्टी माइंड। क्या होता है, याद रखिए, जब आप कोई क्रिमिनल एक्ट करते हो ना तो मेंस रिया का डिफेंस ले सकते हो कि नहीं सर, ये जो क्राइम हुआ है ये मेरी इंटेंशन किसी को मारने की नहीं थी। इस मेंस रिया का आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो आपका इंटेंशन हो या ना हो, कंपनसेशन पे करो। लेकिन क्रिमिनल केस में अगर आपका इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का और मिस फॉर्चून अगर कोई बंदा मर जाता है आपसे, तो सुनिए क्राइम नहीं है ये। कम ऑन, रिपीट करो, क्राइम। लेकिन अगर बिना इंटेंशन के भी किसी बंदे के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, भले मेरी मेंस रिया हो यानी मेरी गिल्टी माइंड हो या मतलब मेरा आपराधिक मन हो या, हालांकि इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा आपसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में। बेटा मैं डिफरेंस बताऊं तो बोलते चला जाऊं, बहुत सारे डिफरेंस पॉइंट निकल के सामने आ सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक करें। क्या आपको एक बात तो समझ आ गई ना, क्राइम और सिविल ऑफेंस में क्या? तो सुनिए, क्राइम हुआ तो आईपीसी लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सिविल ऑफेंस हुआ आईपीसी लगेगा नहीं लगेगा, इस बात को याद रखिए। लॉक करें, पक्का 100%। बेटा यहां पे मैंने सिर्फ आपको पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट डिस्कस करवाया है, यस नो। पॉइंट नंबर 2 से कि इंडियन पिनल कोड हमारे देश में कहां कहां अप्लाई होता है और क्या इंडियन पिनल कोड सिर्फ हमारे ही देश में अप्लाई होता है या ये आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई होता है। मतलब क्या केवल इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी है आईपीसी का, ये मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और याद रखिए नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है आपके एग्जाम में बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ चुका है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया, नहीं, इंडियन पिनल कोड ऑल्सो एप्लीकेबल इन आउटसाइड इंडिया। कम ऑन, यस और नो। लेकिन टाइम की कमी है नेक्स्ट क्लास के कारण, इस क्लास को मैं रोक रहा हूं यहां पे। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 2 के साथ।
यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पिनल कोड के साथ। किसके साथ? एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पिनल कोड। सो फाइनली आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा।